आप डॉक्टर भी हैं, नेता भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं या सब कुछ। आपकी पार्टी सालों बाद यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली पहली पार्टी थी। आज इतनी बुरी हालत है कि बस एक विधायक है। तो कभी बीजेपी की वो व्यवस्था थी जैसे कि जो कि आज आप बीएसपी के बता रहे हैं। तो माननीय बहन जी ने एक चीज़ ये पूछा कि भाई ये बताइए कि मुझे कोई नाई समाज का व्यक्ति, मैंने उसको प्रतिनिधित्व नहीं दिया। माननीय बहन जी किसी को भी नेता 1 मिनट में बनाती हैं और किसी को फर्श पे, किसी को अर्श पे करती हैं। माननीय बहन जी का ये स्टाइल है। फिर आप लोगों ने उनका मुंह बंद कर दिया। विपक्ष का जो आरोप है कि बसपा भाजपा की मदद कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और आरोप हल्का फुल्का लगाएंगे तो कैसे विपक्ष माने जाएंगे। और वो बहन जी उन्हीं को नहीं, ये किसी के लिए भी ऐसा ब्रेक लग सकता है। देखिए, क्या ज़रूरत पड़ने पर फिर से बसपा भाजपा और सपा के साथ गठबंधन कर सकती है? मैडम ये मेरी हैसियत से ऊपर का प्रश्न है। और सुना है आपकी वाइफ विदेशी हैं, ये कैसे हुआ? और यहाँ का जो माहौल है, इतनी गर्मी है, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ कि वो यहाँ आने को तैयार हो गई? नमस्कार, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका नेटवर्क 99 के कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में। आज हमारे व्यक्ति विशेष हैं डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी। डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी शुकुल बाजार अमेठी के एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक परिवार से हैं और डॉक्टर साहब ने अपनी पढ़ाई विदेश में की है और डॉक्टर बने, फिर राजनीति में उतर गए और ठाकुर होने के बावजूद इन्होंने बहन जी की पार्टी बसपा ज्वाइन कर लिया और अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़े। इनके सामने मशहूर कवि कुमार विश्वास भी लड़े और कम वोट मिलने का उल्हाना देकर अमेठी छोड़कर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। अब डॉक्टर साहब की गिनती बहन जी के सबसे खास लोगों में होती है। कई जिलों और मंडलों के प्रभारी भी रह चुके हैं ये, और डॉक्टरी से ज़्यादा समय समाज और अपनी पार्टी की सेवा में देते हैं। आज बड़ी मुश्किल से समय निकालकर हमसे बात करने के लिए आए हैं। नमस्कार धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल नेटवर्क 99 में। नमस्कार सर, आपका सबसे पहला सवाल है, आप डॉक्टर भी हैं, नेता भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं या सब कुछ? जो बिज़नेस का व्यू आपने बताया वो मेरे परिवार का हिस्सा है और मेरे पिताजी और मेरे भाई, मेरे भतीजे इसको देखते हैं। रहा मेडिकल का व्यवस्था, तो मैंने मेडिकल किया और मैंने मेडिकल की सेवाएं भी दी और फिर उसके बाद राजनीतिक जो परिदृश्य रहा वो उसकी शुरुआत हुई। आपकी पार्टी सालों बाद यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली पहली पार्टी थी। आज इतनी बुरी हालत है कि बस एक विधायक है। आप इस पर क्या कहेंगे? ऐसा क्यों हुआ? क्या गलतियां रह गई? देखिए, किसी की कोई गलती राजनीति में होती नहीं। ये एक व्यवस्था परिवर्तन का विषय है। कोई राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व करने वाला नेता कभी ऐसा कुछ नहीं करता जिससे कि उसकी पार्टी बैकफुट पे आए या उसकी पार्टी उस व्यवस्था में ना आए कि सत्ता बना सके। ये जैसे कि बहन जी ने वर्तमान में, जैसे अभी बीजेपी का पूर्ण बहुमत की सरकार है, केंद्र में है, प्रदेश है, बहुत सारे प्रदेश में है, फुल फ्लैश गवर्नमेंट उनकी है। तो कभी बीजेपी की वो व्यवस्था थी जैसे कि जो कि आज आप बीएसपी के बता रहे हैं। तो उस व्यवस्था में हम अगर ये सोचें कि बीजेपी ने ऐसा क्या किया था जो बहुत बैकफुट पे चली गई, तो वो एक व्यवस्था है समाज का। समाज, हमारा भारत देश कई धर्मों का, खास करके उत्तर प्रदेश और ये बिहार और कई प्रदेश जो इधर के हैं, यहाँ पर बहुजातीय व्यवस्थाओं का ये प्रदेश है। और ये आजकल खास करके ऐसी राजनीति और हो रही, खैर ये काफ़ी पहले से चलती रही। जब बहन जी की सरकार बनी उसके पहले से भी एक जातीय व्यवस्था काफ़ी प्रबलता के साथ उसका राजनीतिकरण होने लगा। तो वो एक हिस्सा हो सकता है राजनीति में उठापटक का। दूसरी चीज़, कोई भी दल, जैसे मैंने कहा कि कभी बीजेपी की वो हालत थी जो आज बीएसपी की है, तो बीजेपी के कभी किसी नेताओं का ऐसा कोई जानबूझकर ऐसा वो नहीं, मोड़ नहीं रहा होगा कि वो इस चीज़ को करें। लेकिन आज बीएसपी इस व्यवस्था में है तो
उसका ऐसा कुछ बहन जी ने या ऐसा कुछ बीएसपी के किसी नेता ने, जो बीएसपी के प्रति समर्पित है, ऑफ कोर्स, जो बीएसपी में या किसी अपने दल में घात लगा रहा है या अंतर विरोध कर रहा हो, मैं उसकी बात नहीं करता। मैं सच्चे हृदय से जो व्यक्ति किसी दल को अगर चाहता है और उसका नेतृत्व ये कभी नहीं करेगा कि उसका दल कमज़ोर हो, और प्रदेश में किसी भी दल का एक यही सपना होता है कि हम सत्ता में आएँ, उससे दूर रहें, तो ये कभी कोई दल नहीं करता है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि किस कारण से, कारण मल्टीपल होता है। माननीय बहन जी ने बहुत अच्छी सरकार दी। एक शुरुआत में कहा जा सकता है हाँ एक दलित नेता के नाम से उभरी, लेकिन ऐसी नेता जो दलित तो थी, लेकिन आप याद कीजिए उनके जब वो सत्ता में मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने ऐसा कोई वर्ग, ऐसा कोई धर्म नहीं था जिसका उन्होंने प्रतिनिधित्व नहीं दिया। उन्होंने प्रेजेंट किया उसको, वो चाहे मुस्लिम रहा हो, चाहे हिंदू रहा हो। हिंदू में आप क्षत्रिय ले लीजिए, ब्राह्मण ले लीजिए, बैकवर्ड ले लीजिए, बैकवर्ड में समस्त जातियां ले लीजिए, यादव समाज, पाल समाज, वर्मा समाज और मौर्य समाज मोस्ट बैकवर्ड में ले लीजिए। दलित समाज में भी जो कुछ जो बढ़ते हैं हिस्से, उनमें समस्त लोगों को, यहाँ तक कि मुझे याद है माननीय बहन जी ने सबको जब प्रतिनिधित्व दिया तो माननीय बहन जी ने एक चीज़ ये पूछा कि भाई ये बताइए कि मुझे कोई नाई समाज का व्यक्ति, मैंने उसको प्रतिनिधित्व नहीं दिया। तो एक हमारे, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेना ये थोड़ा व्यक्तिगत हो जाता है, और इस चीज़ को हमारी पार्टी, हमारे नेतृत्व इस चीज़ को पसंद भी नहीं करते हैं। और हम ऑफ कोर्स, मैं एक चीज़ ये भी बता दूं कि मैं किसी अपने पार्टी के बिहाफ से एज ए स्पोक्स पर्सन या कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता, मुझे समझिए। माननीय बहन जी किसी को भी नेता एक मिनट में बनाती हैं और किसी को फर्श पे, किसी को अर्श पे करती हैं। माननीय बहन जी का ये स्टाइल है और यह स्टाइल हमें पसंद है, फिलहाल हमको ज़रूर पसंद है। नेता वही बनाती हैं और पैदल भी वही करती हैं, और ये ज़रूरत भी है। अगर व्यक्ति सही नहीं है, उस लायक नहीं है, तो उसे पैदल किया जाना चाहिए। तो मैं कह रहा था नाई समाज का जब प्रतिनिधित्व माननीय बहन जी ने पूछा, तो पूछा कि नाई समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको एक मिनिस्ट्री का पद दिया जाए, लाल बत्ती का दर्जा दिया जाए। तो ढूंढे गए एक महोदय, वो महोदय आजकल शायद वर्तमान सत्ता में है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें उसका कोई गुरेज नहीं है। उनमें कुछ खूबी ज़रूर रही होगी, तो उनको माननीय बहन जी ने बुलवाया और उनको एमएलसी बनवाया। उनको बताया आपको एमएलसी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा बहन जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बहन जी आप सेवा करने, नहीं चाहिए, ये मेरा फैसला है, आप एमएलसी आपको बनाया जा रहा है। तो ये बड़ी बातें हैं। ऐसा कौन सा नेता होगा आज, मतलब उन पे कोई दाग नहीं लगा किसी धर्म का, किसी समाज का। एक सशक्त एक नेत्री के नाम से, आयरन लेडी के नाम से वो नेता आज भी मानी जाती है। उनके लॉ एंड ऑर्डर को आज भी समस्त पक्ष विपक्ष साइडवर्ड जितने लोग हैं, आम आदमी, कोई भी व्यक्ति उनके लॉ एंड ऑर्डर का लोहा आज भी मानता है। पिछले लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद बहुत तेजी से उभरे थे, युवा में लोकप्रिय भी हुए, सभी समाज के लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, और फिर आप लोगों ने उनका मुंह बंद कर दिया, उन्हें पद से हटा दिया। अब फिर वापस लाए हैं। क्या बसपा भ्रम में है, कब क्या करना है, या विपक्ष का जो आरोप है कि बसपा भाजपा की मदद करने में लगी है, उसे सही माना जाए? देखिए, कहीं कोई किसी भ्रम में नहीं है। आकाश जी हमारे नेता हैं और माननीय बहन जी का उनको आशीर्वाद मिला है। माननीय बहन जी के आदेशों से ही हम उनको नेता भी कह रहे हैं। और मैंने फिर अभी कहा, मायने ये नहीं रखता कि वो उनके भतीजे हैं, मायने ये नहीं रखता कौन कितना खास। जैसे आपने मुझे बताया मैं खास हूँ, खास में मेरा कुछ योगदान नहीं है, मेरा हाँ मेरे कर्मों का योगदान ज़रूर है। और फिर नेतृत्व के दिमाग का विषय है कि वो किसको किस तरह रिफाइंड कर रहा है। आकाश जी एक सुयोग्य अच्छे वक्ता हैं, अच्छे कौशल वाले नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, उनकी छवि बहुत साफ़ सुथरी है और एक अच्छी न्यू एंट्री है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि बहन जी के जब
ब्लड से कोई व्यक्ति आता है तो उसके प्रति समाज थोड़ा ज़्यादा आशान्वित रहता है। ये फैक्ट होता है। आप जैसे दूसरे दलों के कुछ नेताओं को ले लीजिए तो वो होता है, वो एक सिस्टम है, तो कहीं कोई भ्रम में नहीं है। दूसरी चीज़, माननीय बहन जी बहुत दूर का देखती हैं। विपक्ष का जो आरोप है कि बसपा भाजपा की मदद कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष तो चूंकि विपक्ष है, उसका आरोप उसके आरोप को ये आरोप लगाना तो उसका कार्य भी है, और इस आरोप में मैं उनको 100 नंबर दूंगा कि देखिए कितना ज़बरदस्त आरोप लगाया उन्होंने, और आरोप हल्का फुल्का लगाएंगे तो कैसे विपक्ष माने जाएंगे। तो आप यही समझ लीजिए विपक्ष का आरोप कितना कैसा वो होता है, निराधार है मैं कहूँगा पूरी तरह से। आकाश आनंद जी को हटाने की सही वजह आप क्या मानते हैं? नहीं, हटाने का ऑफ कोर्स जो है, जैसे हटाया नहीं गया था, अब हाँ सही है, एक थोड़ा सा ब्रेक लगा तो वो देखिए वो एक अच्छी शिक्षा लेकर आए, और युवा हैं हम भी, जब स्टेज पे खड़े होते हैं तो एक समझदारी का, एक विषय का जो शैली होती है वो एक और होती है। वर्तमान व्यवस्था को देखते हुए आकाश जी एक युवा नेता हैं, तो उस द्वंद्व में जो बोले वो थोड़ा सा इस वर्तमान व्यवस्था को हल्का सा चैलेंज करता है। तो सहजता की राजनीति बनाए रखना और अपनी बातों को पूरी तरह से अपनी बातों पे अमल रहना, ये एक दूरगामी व्यवस्था होती है जो बहन जी समझती हैं। हो सकता है आकाश जी इसको थोड़ा सा मैच नहीं कर पाए बहन जी के उस विज़न को, इसलिए बहन जी ने उनको थोड़ा सा ज़रूर ब्रेक लगाया, और वो बहन जी उन्हीं को नहीं, ये किसी के लिए भी ऐसा ब्रेक लग सकता है। 1.5 साल बाद विधानसभा का चुनाव है, आपकी और आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है, जैसे अनेक विभिन्न दल भी व्यवस्थाओं में हम संगठन के उस ढांचे को, माननीय बहन जी का हमेशा से ही संगठन के जो बूथ स्तर से लेके हमारा बूथ स्तर होता है, फिर सेक्टर होते हैं, फिर विधानसभा की कमेटी होती है, फिर ज़िले की कमेटी होती है, फिर मंडल की कमेटी होती है, फिर जोन की कमेटी होती है, फिर स्टेट वाइज। तो उन सारी कमेटियों को दुरुस्त करना और सही खाका खींचना, सिर्फ पन्ने में जैसे कहीं कहीं कुछ नाम होता है जैसे, तो सिर्फ मतलब पन्नों का ही खेल नहीं, वो हकीकत के पटल पे भी अगर हम अपने ज़िले की समीक्षा करते हैं या मंडल की समीक्षा करते हैं या विधानसभा स्तर की समीक्षा करते हैं, तो हम नाम लेते हैं, उसमें लिखा हुआ तो उनका नंबर सब कुछ डाटा रहता है, तो वो हाजिर रहते हैं और वो पूरी तन्मयता के साथ पार्टी की शिद्दत के साथ लगने की कस्में खाते हैं। वो जो मिशनरी है, मिशन की एक व्यवस्था है, सिंगल पार्टी ऐसी जो मिशन की व्यवस्था में चल रही है, तो वो पूरी व्यवस्था जैसे अनेक दल, दूसरे दल भी तैयारी में हैं, हम उनसे कहीं बेहतर इंटरनली शो ऑफ नहीं करते हैं, इंटरनली पूरी माननीय बहन जी के आदेशों सब कार्य चल रहा है। अच्छा, जैसे कि क्या ज़रूरत पड़ने पर फिर से बसपा भाजपा और सपा के साथ गठबंधन कर सकती है? मैडम ये मेरी हैसियत से ऊपर का प्रश्न है, और ये तो मैं ही नहीं, ये पार्टी में किसी को ये इजाज़त नहीं है कि ऐसे प्रश्नों का हम मनगढ़ंत जवाब दे सकते हैं, मनगढ़ंत, तो वो अच्छा भी तो नहीं होगा। और माननीय बहन जैसे आपने भी पहले शुरू में कहा बहुत मानती हैं, तो फिर वो मानने में टिक लग जाएगा मेरे कि मैं वहाँ ये बयान दे के चलाया, तो बड़ी ही मेरे लिए बेशर्मी का सब है, मैं बहन जी को फेस नहीं कर सकता फिर, और ये बहन जी इसका जवाब दे सकती हैं और कोई नहीं। चलिए, कठिन सवाल अब बहुत हुए, अब कुछ बातें आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कर लेते हैं। सुना है आपकी वाइफ विदेशी हैं, ये कैसे हुआ और यहाँ का जो माहौल है, इतनी गर्मी है, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ कि वो यहाँ आने को तैयार हो गई? देखिए ऐसा है कि गर्मी तो एक वेदर का एक पार्ट है, ऑफ कोर्स थोड़ा सा टिपिकल होता है एक आम जीवन के लिए, जैसे हम लोग भी तो भारतीय हैं और हम लोग भी परेशान हो जाते हैं, सहारा लेते हैं कूलर का, पंखे का, एसी का, या ऐसे वातावरण का कि जहाँ पर थोड़ी सी ठंडी हो व्यवस्थाओं का, तो वो इन्हीं सहारों के सहारे ज़िंदगी चल रही है। और वो चूँकि प्रेम है, और जब प्रेम होता है तो बहुत कुछ ओवरलुक किया जाता है। उसी व्यवस्था में मेरी धर्मपत्नी
वो उन्होंने वो पूरा शिद्दत से मेरे साथ, और हर चीज़ को, जब मैं तो इलेक्शन लड़ रहा था तो तब तो हम यहाँ से महीनों महीनों नहीं जाते थे लखनऊ, तो वो बच्चे का शिक्षा का पूरा अपना ध्यान अपने दम पर देना और परिवार की पूरी व्यवस्था को देखना उन्होंने निभाया। तो जैसे लैंग्वेज का कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ? लैंग्वेज ऑब्वियसली उनकी अलग है, हमारी अलग है, तो कभी ऐसे कम्युनिकेशन में डिसबैलेंस नहीं हुआ? नहीं, हाँ, चूँकि मैंने वहाँ रशियन लैंग्वेज तो सीखी ही, तो मुझे कोई समस्या कभी नहीं हुई। हाँ, उन्हें कभी समस्या, मतलब हमारे परिवार में कभी समस्या नहीं। आई मीन आप शायद पूछ रही हैं कि उनको समस्या हुई। हाँ, जी। तो वो बहुत, इस चीज़ में मैं कहूँगा बहुत गुणी हैं कि उन्होंने बहुत जल्दी हिंदी का भी एक पूरा ऑब्जर्वेशन किया, उसको सीखा, समझा। मैं आपको ये बताऊँ, आपको विश्वास नहीं करेंगे कि जब कक्षा 1 में पुत्र, यहीं पर उन्होंने स्टार्ट किया जो है, क्लास 1 से नर्सरी प्रेपरेटरी क्लास 1 जयपुरिया में। तो जो क्लास 1 फर्स्ट में जब हिंदी का, इंग्लिश तो ABCD और A फॉर एप्पल तो हुआ, लेकिन जो काखा गागा और आ और बड़ा आ होता है, उसको हमारी मैडम ने उसको पढ़ा, और उसको मैडम ने ही उसको हिंदी पढ़ाया बेटे को। ये बड़ी बात है। तो एक कैचिंग एबिलिटी जो है उनकी बहुत अच्छी है, इसलिए कोई समस्या विशेष नहीं है। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? चिंतन ये एक ये आपकी हॉबी है? हॉबी ही बन गई, जैसे मैं कहूँगा ये हॉबी ही कहिए, क्योंकि चिंतन का रोल जीवन में, हम फिज़िकल वर्कआउट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स कर सकते हैं। बचपन में स्कूल में फुटबॉल खेलते थे, थोड़ा पसंद था, बहुत अच्छे हम कहीं प्लेयर नहीं रहे, और लेकिन फुटबॉल पसंद था। बैडमिंटन थोड़ा सा खेलना पसंद करते हैं। लेकिन कहिए कि हॉबी जो है, जो चिंतन का भाव मैंने बताया, वही रीढ़ की हड्डी है। तो वो अपने आप कैसे एक आत्मचिंतन, बैठे रहिए, कुछ सोचते रहिए और कुछ विशेष सोचिए, और उसी व्यवस्था में आगे बढ़िए। ये एक हॉबी का पार्ट अब बन गया है। हाँ, चलिए अब एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे, ठीक है? तो आप इसके लिए रेडी हैं? बिल्कुल, प्लीज़। आपकी फेवरेट फिल्म? फेवरेट फिल्म तो बिना सोचे समझे बहुत जल्दी से जवाब देना है। अमिताभ बच्चन की जितनी फिल्में आप कह सकते हैं मुझे पसंद रही। अच्छा, फेवरेट सॉन्ग? मेरे महबूब कयामत होगी। फेवरेट हीरोइन? माधुरी दीक्षित। फेवरेट हीरो? अमिताभ बच्चन। फेवरेट पॉलिटिशियन? मानी बहन जी। फेवरेट जगह जहां आप घूमने जाना पसंद करते हैं? सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी, आप हमारे चैनल में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे चैनल को इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल की तरफ से हम आपको एक छोटे से गिफ्ट से सम्मानित करना चाहेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो काइंड ऑफ, थैंक यू।